किसी ने कहा कि तांग राजवंश इतिहास में सबसे शक्तिशाली राजवंश था, लेकिन वास्तव में चीन में सबसे शक्तिशाली 5 राजवंशों में तांग राजवंश केवल दूसरे स्थान पर था। ये 5 महान राजवंश अपनी ताकत में अद्वितीय थे। उन्होंने न केवल अनगिनत कहानियां रची बल्कि इतिहास की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। तो ये 5 राजवंश कौन कौन से थे, आइए मैं आपको क्रमशः बताता हूँ। 5वें स्थान पर है महान किंग राजवंश, जो चीन का अंतिम सामंती राजवंश था। किंग राजवंश ने न केवल अपनी सीमाएं बढ़ाई बल्कि आधुनिक काल में बंदूक के आक्रमणों का सामना करते हुए धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ा। इसका पूर्ववर्ती था नुरहाची द्वारा स्थापित जूझे नेता का बाद का जिन शासन। उनका पुत्र हुआ ताइजी ने 1606 ईस्वी में देश का नाम बदलकर किंग रखा और आधिकारिक रूप से किंग राजवंश की स्थापना की। किंग सेना ने मिंग राजवंश के जनरल वुसानगुई की मदद से सफलतापूर्वक गुआन में प्रवेश किया और बीजिंग को राजधानी बनाया। इस प्रकार उन्होंने चीन पर 2 से अधिक वर्षों तक शासन शुरू किया। इसके बाद राजवंश ने कॉन्गशी, योंगझेंग और शियानलोंग जैसे 3 सम्राटों के तहत अपने चरम पर पहुंचा। सैन्य क्षेत्र में किंग राजवंश ने कॉन्गशी के शासनकाल में 3 विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबाया, ताइवान को पुनः प्राप्त किया और 2 बार योक्सा की लड़ाइयों में शालों के आक्रमणों को पीछे हटाया। साथ ही चीन रूस सीमा को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया। किंग लोंग के शासनकाल में राजवंश ने अपनी सीमाएं और बढ़ाई, चुंगार और छोटे बड़े हुजर के विद्रोह को दबाया और सफलतापूर्वक शिनजियांग क्षेत्र को चीन के नक्शे में शामिल किया, जिससे आधुनिक चीन की सीमा ढांचा स्थापित हुआ। आर्थिक क्षेत्र में किंग राजवंश के प्रारंभिक दौर में भ्रष्टाचार नियंत्रण, करों में छूट जैसी नीतियां लागू की गई। इससे जनता पर कर बोझ कम हुआ और कृषि को भी बहुत बढ़ावा मिला। कृषि विकास के साथ मक्का, शकरकंद जैसे उच्च उपज वाली फसलों के व्यापक प्रचार ने किंग राजवंश की जनसंख्या को अंतिम वर्षों में 300 मिलियन के पार पहुंचा दिया, जिससे ये उस समय दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। हस्तशिल्प क्षेत्र में किंग राजवंश की लंबी आस्तीन सियांगनान क्षेत्र में निजी उद्योगों के निरंतर विकास के साथ सूत और जहाज निर्माण की गुणवत्ता उच्च और विदेशों में जिंदे जिन की कलाकृतियां अत्यंत प्रशंसित थीं। इनमें से फालांकाई ने अपनी उत्कृष्ट कला कौशल से वैश्विक बाजार में बराबरी की प्रतिस्पर्धा की। व्यापार के तेजी से विकास ने जिन शांग हुईशांग जैसे शक्तिशाली व्यापारिक समूहों को जन्म दिया। ये व्यापारिक समूह ईमानदारी से व्यापार करते हुए तीव्र व्यावसायिक बुद्धि के साथ देश विदेश के व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। सांस्कृतिक रूप से शियानलोंग के शासनकाल में संकलित सिकु क्वानशु ने प्राचीन चीन के महत्वपूर्ण ग्रंथों को व्यवस्थित किया, जो पूर्व किंग काल से किंग काल तक के सबसे बड़े प्राचीन ग्रंथ संग्रह में से एक है और चीनी संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण है। काओ शुएकिन की होंगलाओ मोंग ने एक विशाल और जटिल परिवार के उत्थान और पतन की कहानी को बारीकी से चित्रित किया है, जो चीनी क्लासिक उपन्यासों का शिखर है। वहीं वो जिंगजी की रूलिन वाइशी ने तीखे अंदाज में वैज्ञानिक व्यवस्था के तहत विद्वानों की कई बुराइयों को उजागर किया, जो व्यंग्यात्मक साहित्य का उच्चतम स्तर बन गया। इसके अलावा दाओगुआंग के समय में विभिन्न स्थानीय नाटकों के नए प्रभावों का समावेश किंग राजवंश की सांस्कृतिक समन्वय और नवाचार का आदर्श उदाहरण बना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजवंश के मध्य और उत्तरार्ध में शासकों ने शासन को मजबूत करने के लिए बंदरगाह नीति अपनाई, जिससे चीन धीरे धीरे विश्व के विकास से कट गया और हर क्षेत्र में पिछड़ने लगा। पश्चिमी देशों से 1887 में ब्रिटेन ने व्यापार घाटे को पूरी तरह से पलटने के लिए युद्ध छेड़ा। चीन ने 2 बार अफीम युद्ध छेड़े, नई सरकार युद्ध में हार गई और असमान शर्तों वाले कई अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर हुई। इसके बाद देश के अंदरूनी संघर्ष लगातार बढ़ते गए और अंततः 1919 में सिन्हाई क्रांति की लहर में किंग राजवंश का अंत हो गया। चौथा नाम मिंग राजवंश है। मिंग राजवंश चीन के इतिहास में एक अत्यंत विशिष्ट युग था, जिसने सोंग राजवंश की सैन्य कमजोरियों से सबक लिया और कड़े कूटनीतिक रवैये के साथ चीन के इतिहास में एक गहरा और रंगीन अध्याय जोड़ा। सन 55 में मिंग ताइजू झू युआनझांग ने नैशोज को उखाड़ फेंका और एक महान मिंग राजवंश की स्थापना की। मिंग की राजधानी नानजिंग में स्थापित हुई और इसने लगभग 300 वर्षों तक राज्य की नींव रखी। राज्य स्थापना के बाद मिंग ताइजू ने सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आराम और पुनरुद्धार की लागू की। साथ ही उन्होंने कड़े कदम उठाकर भ्रष्टाचार को दंडित किया और खराब व्यवस्थाओं को सुधारकर मिंग राजवंश को तेजी से स्थिरता और विकास के दौर में प्रवेश कराया। युगले काल में मिंग की सैन्य शक्ति चरम पर थी। मिंग चेंगजू झूदी ने अपने शासन को मजबूत करने और सीमाओं की सुरक्षा के लिए 5 बार मंगोलों के खिलाफ अभियान चलाए। अभियान मंगोलिया के दूर उत्तर तक फैले, साथ ही सन 1992 में उन्होंने सैनिक भेजकर अन्नाम की आंतरिक अशांति को सफलतापूर्वक शांत किया और बाद में वहां प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। अन्नाम क्षेत्र पर सीधे नियंत्रण स्थापित कर मिंग राजवंश के क्षेत्र को और बढ़ाया। विदेशी संपर्कों में मिंग राजवंश ने विश्व समुद्री इतिहास में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। 3 खजांची और नौकर जहाज रानझेंग ने पश्चिमी समुद्र की यात्रा की। यह विशाल समुद्री बेड़ा उस समय की सबसे उन्नत कंपास नेविगेशन और जहाज निर्माण तकनीक से लैस था, जिसने कुल मिलाकर 17 लाख से अधिक मील की यात्रा की। यह यात्रा दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका के 30 से अधिक देशों और यूरोप तक फैली, जो एक भौगोलिक प्रयास था। ये कार्रवाई आधे से अधिक शताब्दी पहले हुई थी, जिसने मिंग राजवंश की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ावा दिया। इसने उपहार व्यापार प्रणाली को चरम पर पहुंचाया, जिससे मिंग राजवंश का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव काफी बढ़ गया। मिंग राजवंश के मध्यकाल में सामाजिक और आर्थिक स्थिति में तेजी से विकास हुआ। जियांगनान क्षेत्र की रेशमी वस्तुएं, सोने चांदी के धागे और जिंगजिन के चीनी मिट्टी के बर्तन प्रसिद्ध हुए। लेकिन हुआ लिहोंग आदि भी उल्लेखनीय थे।
सुजो, सोंगजियान और अन्य क्षेत्रों में घनी आबादी उभरी, जहां पूंजी जमा करने और सार्वजनिक सहायता प्रदान करने वाले नियोजित श्रमिक संबंध विकसित हुए। पूंजीवाद के बीच भी इसी अवधि में धीरे धीरे पनपे। मिंग राजवंश ने भी विविधता दिखाई। चीन के प्राचीन 4 प्रमुख जातीय समूहों में से 3 की रचनाएं इसी समय पूरी हुई। वे अपनी उतार चढ़ाव भरी कहानियों और गहरे सांस्कृतिक अर्थों के साथ सदियों तक प्रचलित रहे। फेंग मुंगलोंग की सायान और लिन मोंगचू की अरीपाई जैसी लोक साहित्य ने शहरी जीवन के करीब की झलक दिखाई। उन्होंने उस समय के सामाजिक परिवेश को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने प्राचीन चीनी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह इतिहास की अनिवार्य प्रक्रिया थी। राजवंश के अंतिम चरण में कई शासकों के लगातार आने से दरबार में कैदियों का प्रभुत्व और गुटबाजी बढ़ गई। उस समय प्राकृतिक आपदाएं हुई, जनता विस्थापित हुई और किसान विद्रोह लगातार होते रहे। अंततः 1940 ईस्वी में ली ज़िचेंग के नेतृत्व में किसान सेना ने राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर मिंग राजवंश का अंत कर दिया। तीसरे प्रमुख चीनी राजवंश के रूप में सुई राजवंश, जिसे अक्सर कम आंका जाता है, चीनी इतिहास में अत्यंत नवोन्मेषी था। यद्यपि यह केवल 50 वर्षों तक चला, फिर भी इसने चीन के 700 वर्षों के विकास पथ को गहराई से प्रभावित किया। 1911 ईस्वी में यांगजियान ने नॉर्थ झू के 3 प्रमुखों को दबाकर आधिकारिक रूप से सुई राजवंश की स्थापना की और स्वयं को सुई वेंदी घोषित किया। राज्य स्थापना के बाद सुई वेंदी ने देश के एकीकरण की तैयारी में सक्रियता दिखाई और 15 ईस्वी में एक बड़ी सेना भेजकर चीन राजवंश को समाप्त कर दिया, जिससे पश्चिमी चीन के अंत के बाद लगभग 1 वर्षों से चले आ रहे विभाजन का अंत हुआ। इस प्रकार उसने चीन का एकीकरण पुनः स्थापित किया। बहुजातीय राष्ट्र बनने के बाद सुई वेंदी ने बड़े पैमाने पर सुधार और नवाचार किए। उन्होंने 400 वर्षों से अधिक समय तक चले आ रहे 9 ग्रेड प्रणाली को समाप्त कर दिया। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली की स्थापना की, जिससे राज परिवारों और बड़े कुलों का पर कब्जा टूट गया। ये को पदोन्नति के अवसर प्रदान करता था, जो पश्चिमी आधुनिक परीक्षाओं से भी पहले था। साथ ही सुई राजवंश ने नवाचार के रूप में 3 विभाग और 6 मंत्रालय प्रणाली लागू की, जिससे 3 स्वतंत्र और संतुलित संस्थाएं बनी। इससे प्रशासनिक दक्षता में काफी सुधार हुआ। यह प्रणाली तक लगभग 700 मिलियन वर्षों तक जारी रही। इसने चीन के राजनीतिक तंत्र पर गहरा प्रभाव डाला। इंजीनियरिंग और निर्माण के क्षेत्र में भी सुई राजवंश ने कई महान उपलब्धियां हासिल की। केवल ही नहीं, जो युद्धों के बाद भी लंबे समय तक संरक्षित रहा। सुई वेंदी ने के दूसरे वर्ष में प्रसिद्ध वास्तुकार को नए राजधानी के निर्माण का नेतृत्व करने का आदेश दिया। ने के सिद्धांतों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए शहर की योजना बनाई। उन्होंने शहर की संरचना को के साथ जोड़ा और के आकार के अनुसार मुख्य भवनों की योजना बनाई। नए राजधानी को गहरी सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि दी गई। का आकार विशाल था, जो उसी समय की राजधानी के समान था और विश्व के सबसे बड़े भवन समूहों में से एक था। यह शहर न केवल में नाम बदलने के बाद भी अपनी योजना जारी रखता रहा, बल्कि इसने पूर्वी एशिया के कई देशों के राजधानी निर्माण को गहरा प्रभाव दिया। यह चीन के प्राचीन शहर नियोजन इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया। जब सुई यांग सत्ता में आए, तो उन्होंने शासन को मजबूत करने और उत्तर दक्षिण संचार को बढ़ावा देने के लिए लाखों लोगों को जुटाकर महान खोदने का आदेश दिया। ये को केंद्र बनाकर चीन की 5 प्रमुख जल प्रणालियों को जोड़ती है। यह उस समय की दुनिया की सबसे लंबी नहर बन गई, जिसने उत्तर दक्षिण वस्तुओं के परिवहन को अत्यंत सुविधाजनक बनाया। इसने यान आन शहर की समृद्धि को बढ़ावा दिया। लेकिन शक्तिशाली सुई राजवंश अंततः सुईयांग सम्राट की बड़ी महत्वाकांक्षा के कारण धीरे धीरे कमजोर हो गया। लगातार भारी अस्थिरता ने आम जनता का जीवन कठिन बना दिया और विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह की लहरें उठी, जो एक व्यापक आग की तरह फैल गई। सन 24 में चीनी उपशीर्षक ली शेंगजोंगो के अनुसार सुईयांग सम्राट जियांगबो में एक जनरल और सांस्कृतिक आधार द्वारा मारे गए, जिससे सुई राजवंश का अंत हुआ और दूसरा महान तांग राजवंश स्थापित हुआ। तांग राजवंश चीन के इतिहास में सबसे और समृद्ध काल था, जिसने सुई राजवंश की एकता की नींव पर आधारित होकर अपनी खुली महत्वाकांक्षा और मजबूत राष्ट्रीय शक्ति के साथ एशिया सभ्यता को अभूतपूर्व शिखर पर पहुंचाया। सन 24 में तांग के संस्थापक ली युआन ने सुई राजवंश को उखाड़ फेंका, चांगान में सिंहासन संभाला और तांग राजवंश की स्थापना की, जिससे लगभग 3 वर्षों तक चलने वाला स्वर्ण युग शुरू हुआ। राज्य की स्थापना के प्रारंभिक चरण में तांग के शासक सामाजिक स्थिरता के लिए समर्पित थे, विशेष रूप से तांग ताइजोंग ली शिमिन के सिंहासन संभालने के बाद, जिन्होंने जल जहाज को ले जा सकता है और वापस ला भी सकता है के शासन सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध झेंग गुआन युग की शुरुआत की। शासन में ली शिमिन ने खुले दिल से सभी सुझावों को स्वीकार किया। झुई झेंग, फंग शुआनलिंग जैसे प्रतिभाशाली अधिकारियों को नियुक्त किया और 3 विभाग, 6 मंत्रालय प्रणाली और परीक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाया, जिससे तांग राजवंश ने कई प्रतिभाशाली अधिकारियों का चयन किया। सैन्य मामलों में ताइजोंग ने सभी जनजातियों के लिए सहिष्णुता की नीति अपनाई। तुर्कों के साथ पूर्वी पुजुआ को हराने के बाद उनके नेता को गवर्नर नियुक्त किया और तुर्क जनजातियों को आंतरिक स्थानांतरण की अनुमति दी। इस कदम ने न केवल सीमा को स्थिर किया, बल्कि पश्चिमी क्षेत्रों के देशों को तांग राजवंश की सहनशीलता दिखाई। वे सभी सम्मान पूर्वक ली शिमिन को तियान खान, स्वर्गीय खान कहने लगे और इस प्रकार उनकी सत्ता स्थापित हुई। महान तांग ने पूर्व एशिया में प्रभुत्व स्थापित किया। इसके बाद तांग वंश ने कई पीढ़ियों तक स्थिर विकास किया। तांग शुआनजोंग के शासन के प्रारंभिक काल में तांग की राजनीति जनप्रिय अर्थव्यवस्था समृद्ध और संस्कृति फलती फूलती रही। इसने काईवान युग की महान समृद्धि का स्वागत किया। उस समय तांग वंश विस्तृत क्षेत्र में फैला था। पूर्व में कोरिया प्रायद्वीप से लेकर पश्चिम में खाम सागर तक
उत्तर में बेइजिंग झील और दक्षिण में अन्नाम तक। ये उस समय की दुनिया का एक अत्यंत प्रतीकात्मक और शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था विदेशी संपर्क के मामले में।